Hey everyone, वेलकम टू द जेई प्लैनेट अगेन। और आज हमारा डे 5 है परफेक्ट क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने फिजिक्स के टॉपिक में डेडिकेट किया है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी को। हमने बेसिकली डुअल नेचर कंप्लीट किया, हमने एटॉमिक फिजिक्स के बारे में बात की, और उसके बाद मैंने टारगेट किया है किस चीज़ को, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और उसकी स्टेबिलिटी को। यानी न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारी पिछली मुलाकात में हमने बात की थी रेडियो एक्टिविटी की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पैरेलल रेडियो एक्टिविटी यानी कि साइमल्टेनियस रेडियो एक्टिविटी और सीक्वेंशियल रेडियो एक्टिविटी, साइमल्टेनियस रेडियो एक्टिविटी एंड सीक्वेंशियल रेडियो एक्टिविटी दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, जो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमने स्पेशल क्लास यानी हमारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो फ्री लाइव क्लास होती है या फ्री क्लास जो आप देख सकते हैं, उसके लिए हमने टारगेट किया। वहाँ मैं आपको बताऊंगा साइमल्टेनियस रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और सीक्वेंशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ऑलराइट, उसके अलावा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को भी ध्यान से देखेंगे। क्लियर है मामला? नाउ द पॉइंट इज कि आज जो हमारी मुलाकात होने वाली है वो मुलाकात होने वाली है रात के समय में 9 बजे से लेके 11 बजे तक। आई रिपीट, 9 बजे से लेके 11 बजे तक। ऑल्दो कुछ बच्चे हमारे साथ कल भी जुड़े थे और हमने कल भी डुअल नेचर से रिलेटेड और एटॉमिक फिजिक्स से के कुछ पेंडिंग टॉपिक्स को टारगेट किया था, बट एज यू कैन सी माई हेल्थ इज़ नॉट दैट मच वेल। तो कल आप बच्चों के कहने पे ही हमने उस सेशन को थोड़ा सा बीच में होल्ड कर लिया था, सो दैट आई कैन ऑल्सो टेक अ ब्रेक एंड आई एम बेटर फ्रॉम येस्टरडे। और फिर भी वो जो पेंडिंग टॉपिक रहा है उसको हम आगे आने वाले 1-2 दिनों में मैनेज कर लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल बी टेलिंग यू द टाइम, ठीक है ना? आई विल बी टेलिंग यू द टाइम कि कब हम उसको मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है मामला? नाउ द पॉइंट इज कि आज रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक, आई रिपीट, आज रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक हम रेडियो एक्टिविटी के रिमेनिंग एस्पेक्ट्स और रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं। ऑलराइट, बात समझ में आ गई? तो सभी लोग आ जाएंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको मेरा लेक्चर दिख भी जाएगा इवनिंग आवर्स में। और यदि आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं तो यू मस्ट बी यूजिंग माई कोड PHYMAYA फिजिक्स माया का इस्तेमाल करके आप एंटर कर पाते हैं, सो दैट लेक्चर विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री लेक्चर है, तो सीखते चलना है यार। और देखो आई एम नॉट वेल, स्टिल आई एम नॉट, यू नो, मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ आपको कि आपको भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है। सिमिलरली मैं भी आपके साथ चलता चला जा रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं रुकना यार। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, तो मेंटेन करके रखना है, कभी कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एफर्ट्स कॉन्स्टेंटली डालते रहने हैं, ठीक है? तो समझते हुए मुझे ऐसा लगता है कि डे 5 में जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इसका केवल फेज़ 1 कंप्लीट कर पाएंगे यार, केवल फेज़ 1 कंप्लीट कर पाएंगे। और फेज़ 1 में क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी में सबसे पहले हम न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसका रेडियस क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका डेंसिटी क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, ठीक है जी, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। और फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, जो फैक्टर्स न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, इनके बारे में बात करेंगे। इनमें होते हैं यार 3-4 फैक्टर्स अपने को पढ़ने होते हैं। जैसे हमें पढ़ना होता है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी एवरेज, ठीक है, ये पढ़ना होता है हमें पढ़ना होता है रिलेटिव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, रिलेटिव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। हमें पढ़ना होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इवन है कि ऑड है, ये सारी बातें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हमें पढ़ना होता है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो ये सारी बातें जो है ये हमें कंप्लीट करनी होती है यार। सो व्हाट वी विल बी कवरिंग इन फेज 1 इज दिस, ये हमारा फेज 1 है, ठीक है। फेज 2 के बारे में बाद में बात करेंगे, ये फेज 1 है। तो मुझे लगता है पहले सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे की बात। नाउ
जैसा कि आप सभी जानते हैं यार, इन सेशंस में हमें जेई फिजिक्स के लिए, लाइक जेई के लिए तो परफेक्ट क्रैश कोर्स है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट नीट एस्पिरेंट्स या आप बच्चों के जो दोस्त नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के ट्रैक को तो फॉलो कर ही सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी यार नीट के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप केवीपीवाई को या ओलंपियाड्स को टारगेट कर रहे हो तो भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। और उसके अलावा मैं तो वैसे आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स को भी काफ़ी गाइड कर ही चुका हूँ। हमारा जेई प्लैनेट का टेलीग्राम लिंक जो है वो आपके सामने है। इस टेलीग्राम लिंक को का यूज़ करके आप जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर जाएंगे, जहाँ पे आपको इनके लेक्चर नोट्स और बाकी के इंपॉर्टेंट मटेरियल्स वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे मिलने वाले फ्री लेक्चर्स और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लेकर आए हैं आपके लिए फ्री लेक्चर्स, बस उनको एक्सेस करने के लिए आपको PHYMAYA फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इसके अलावा भी प्लस और आइकॉनिक करके 2 सेपरेट प्रोग्राम्स हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और इनके अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं। जैसे प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट भी मिलते हैं यार, जो रैंक एनहांसमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और उसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट मिलता है, यानी एक बार आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे इनरोल हो जाते हो तो उस कैटेगरी में जितने भी एडुकेटर्स हैं आप उन सभी के लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो और नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, रिपीटिशन इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। उसके अलावा आइकॉनिक प्रोग्राम जो है ये इससे और थोड़ा सा सुप्रीम लेवल पर है। इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, आपका स्टडी प्लानर बनाया जाता है, पर्सनल इंटरैक्शन होता है, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस आपको मिलती है, यानी कि हम लोग आपको ज़्यादा पर्सनलाइज वे में गाइड कर पाएंगे। और उसके अलावा जो टेस्ट आप अपीयर कर रहे हैं उसके आपको रेगुलर असेसमेंट भी मिलते रहेंगे, आपको अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ का आइडिया होता रहेगा। इन प्लस ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस को लेने के लिए आपके पास मंथली प्लानर भी होता है यार, नो कॉस्ट EMIs भी अवेलेबल होती है, यानी बच्चा केवल अपनी पॉकेट मनी का यूज़ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। तो है ये भी प्रकार का रिवोल्यूशन ही है ना। और इसके अलावा अगर आप ये PHYMAY यानी फिजिक्स माया को याद करेंगे तो आपको एडिशनल कुछ अच्छा खासा ऑफ भी मिल जाएगा। 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके सामने है, प्लस का भी और आइकॉनिक का भी, ठीक है। आप चाहें तो एडिशनल बेनिफिट्स के लिए इन्हें देख सकते हैं यार, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं यार। इसे समझने के लिए ना हमें कुछ कुछ बातें समझनी सेपरेटली ज़रूरी है। जैसे हम बात करेंगे 1 AMU की। 1 AMU की एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है सर? एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन होता है। एक न्यूक्लियन का एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन। यार गले से आज ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल पा रही है, ठीक है ना, बड़ी मेहनत करके निकालनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना, ध्यान से आप लोग ज़्यादा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन है ये 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम है। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम है। यानी आप ये कहते हैं कि सर एक बात समझने वाली ये है कि कार्बन 12 के एक मोल ऑफ एटम्स का वजन तो 12 ग्राम होता है, तो एक एटम का वजन कितना होगा? सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 1/12 इंटू 12 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑलराइट, सो इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/6.022 यू विल गेट 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, 10 की पावर -23 हो जाएगा। एक और 10 निकाल लेंगे 6.022 से डिवाइड करने के लिए, तो 10 की पावर -24 हो जाएगा। दैट कैन बी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs एंड दैट इज एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन है, ठीक है। ये न्यूक्लियन का एवरेज मास है। न्यूक्लियन का मतलब क्या हो गया है? न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने वाली वो चीज़ें जो स्टेबल एग्जिस्टेंस में कैपेबल हो। न्यूक्लियस के अंदर समय रहते स्टेबिलिटी के साथ दिख रही हो, न्यूट्रॉन भी दिखता है और प्रोटॉन भी दिखता है। ऑल्दो थोड़ी देर के बाद मैं ही आपको ये बताने वाला हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं यार,
पल एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, सो 1 AMU बेसिकली ये होता है। दूसरी बात, अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो अगला जो पॉइंट है वो समझने वाला ये है कि अगर हम 1 AMU को मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप समझिएगा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है यार? अगर आप मास को डिस्ट्रॉय करोगे तो एनर्जी मिलेगी आपको, मास को डिस्ट्रॉय करने पे आपको एनर्जी मिलेगी। सो E इक्वल टू MC² होता है, E इक्वल टू MC² होता है एनर्जी, मास को डिस्ट्रॉय करने पे आपको इतनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं 1 AMU के कॉरेस्पॉन्डिंग, सो 1 AMU will correspond to how much amount of energy? It will be 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखना है, कैसे आया वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, एनर्जी जो निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू MC²। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल राइट इट एज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 एंड ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा किसमें? जूल्स में। ये आ जाएगा किसमें यार? ये एनर्जी आएगी जूल्स में। ठीक है ना? अगर मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे जूल को डिवाइड करना पड़ेगा यार 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, और फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 6 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब की बार ये जो जवाब निकल कर आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा, मेगा में चेंज करने के लिए 10 की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, देख सकते हैं। सो इस हिसाब से ये रिजल्ट ये निकल कर आ जाता है। ठीक है जी, चलिए अगली बात क्या कर सकते हैं, फिर से मैं इसकी कार्बन कॉपी कर रहा हूं। देखो, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के रेडियस की, न्यूक्लियस के रेडियस की। ऑलराइट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है यार वो उसके मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब रूट के, मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, राइट। और इन अ बेटर वे रेडियस जो होगा वो दैट विल बी इक्वल टू R0 a की पावर 1/3, R0 a की पावर 1/3, वेयर R0 की वैल्यू होगी, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के साइज का जो ऑर्डर होता है यार वो फर्मी का होता है, फर्मी का, 10 की पावर -15 मीटर। सो आप इसे लिखेंगे यहाँ पे 1.2 फर्मी होता है यार, 1.2 फर्मी होता है, जहाँ पे इस फर्मी का क्या मतलब है? इस फर्मी का मतलब है 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ये होता है और आप मास नंबर के 1/क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल इसको देख सकते हो, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, राइट। चलो अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं। आप बात कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सी, न्यूक्लियस किसी शेल की तरह नहीं है, कोई डब्बा नहीं है जिसमें न्यूक्लियॉन्स भरे गए हों। रादर जब न्यूक्लियॉन्स आते हैं और कंबाइन करते हैं तो न्यूक्लियॉन्स का यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन ही न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा करने के बाद जो बनता है वही न्यूक्लियस कहलाता है। तो ये वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है 4/3 πr³, सो दैट मे बी रिटन एज, और 4/3 पाई स्फेरिकल ट्रीट होगा यार, R0 a की पावर 1/3 और इस पूरे का क्यूब। क्लियरली वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है, देख सकते हैं यार आप। ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? स्फेयर ही ट्रीट कर रहे हो यार, वैसे भी डेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? मास
पूरा मास बाय वॉल्यूम। ठीक है जी। मास को आप क्या लिखेंगे, टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं मास नंबर के बराबर। मास नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो ए क्या हो गया, मास नंबर इनटू 1 AMU, एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन विल बी गिविंग यू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और उसे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। 4/3 पाई एंड इट इज R0 A की पावर 1/3 और इस पूरे का क्यूब। तो आप देख सकते हैं ए से कैंसिल आउट हो गया, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये निकल कर आता है 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, एंड इट इज कांस्टेंट, एंड इट इज कांस्टेंट फॉर एवरी न्यूक्लियस। हर एक न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है यार, हर एक न्यूक्लियस का रेडियस उसके मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब मास नंबर के क्यूब रूट के मुताबिक वेरी करता है। हर एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होता है वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, मास नंबर के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन हर एक न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है यार वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट होती है, दैट इज 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ऑलराइट, चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं अब, तो ये तो बात रही न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। ये बात किसके बारे में रही, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें। अब हमें बात करनी है न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि पढ़ना क्या है, युकावा थ्योरी। एक थ्योरी पढ़नी है यार जिसका नाम है युकावा थ्योरी। युकावा एक जापानीज साइंटिस्ट थे, तो डेफिनेटली युकावा थ्योरी जो है वो जापानीज ओरिजिन की है। ठीक है, और ये युकावा थ्योरी कहती क्या है, इस बात को समझते हैं। युकावा थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एक न्यूक्लियॉन जो होता है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, कोर और क्लाउड। ध्यान से समझना, न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं वो दो प्रकार के होते हैं यार, ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक, और ये जो कोर है ना, कोर, ये सभी के लिए आइडेंटिकल है, चाहे आप न्यूट्रॉन के बारे में बात करें या प्रोटॉन के बारे में बात करें, ये सभी के लिए आइडेंटिकल है। क्लाउड जो है वो तीन प्रकार के हैं, पाई पॉजिटिव, पाई न्यूट्रल एंड पाई नेगेटिव। पाई पॉजिटिव, पाई न्यूट्रल एंड पाई नेगेटिव, और इनको कहा जाता है पायोन्स। पायोन्स इनका नाम है और कैटेगरी इनकी मेसॉन्स है। पायोन्स इनका नाम है और कैटेगरी इनकी मेसॉन्स है। कैटेगरी, कैटेगरी नेचर में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करके एक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी है, कि नेचर में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी उनके हायर एनर्जी स्टेट पे रहने की है इन कंपैरिजन टू लोअर वन। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी लो करके रहने की संभावना रखते हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी 50-50% टेंडेंसी है कि हम अपनी हायर एनर्जी कैरी करके रखें या लो एनर्जी। तो अलग अलग प्रकार के कैटेगरी होती है पार्टिकल्स की, जिसके बारे में अभी हमको बिल्कुल नहीं जानना। तो निश्चिंत रहिए, आप बस ध्यान रखिए कि ये भी एक कैटेगरी का नाम है कि मेसॉन्स कैटेगरी सेटिस्फाई कर रही हैं, और पाई से डिनोट कर रहे हैं, पायोन्स इनका नाम है, और ये क्लाउड है, क्लाउड। तो कोर आइडेंटिकल है, जैसा न्यूट्रॉन का कोर है वैसा ही प्रोटॉन का कोर है, और क्लाउड जो है वो तीन प्रकार के एग्जिस्ट करते हैं। नाउ न्यूक्लियस के अंदर ना कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ना 4 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है। क्या बताया मैंने, न्यूक्लियस के अंदर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं,
और 4 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है। और ये 8 रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि आप ये बोलोगे ड्यू टू दीज 8 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ड्यू टू दीज इन रिएक्शंस में होता क्या है यार, इन रिएक्शंस में वही जो मैंने आपको बताया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता रहता है। सो ड्यू टू दीज 8 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 8 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो पिक्चर में आते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस कम इनटू पिक्चर, ठीक है। और अगला फेज होगा इन न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाई करना, ठीक है। फिलहाल आप क्या बोल सकते हैं, फिलहाल मैं इन 8 रिएक्शंस को देखना चाहता हूं यार कि 8 रिएक्शंस ना होते कैसे हैं, ये 8 रिएक्शंस होते कैसे हैं, ठीक है। नाउ आप ये बोलोगे 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन करना है, तो एक न्यूट्रॉन किसी चीज से कंबाइन होके प्रोटॉन देता है, एक न्यूट्रॉन किसी चीज से कंबाइन होके एक नया न्यूट्रॉन दे देगा, एक प्रोटॉन किसी चीज से कंबाइन होके एक न्यूट्रॉन दे देगा, और एक प्रोटॉन किसी चीज से कंबाइन होके एक नया प्रोटॉन दे देगा। सिमिलरली डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के साथ किसी और चीज में टूटा है, एक न्यूट्रॉन एक नए न्यूट्रॉन के साथ किसी और चीज में टूटा है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के साथ किसी चीज में टूटा है, और एक प्रोटॉन किसी नए प्रोटॉन के साथ किसी चीज में टूटा है, राइट। सो व्हाट यू कैन से इज, पी डैश लिख देता हूं मैं इसको, यहां देखिए न्यूट्रॉन मतलब इनके कोर तो आइडेंटिकल है सर, क्लाउड एक्सचेंज हो रहा है, क्लाउड एक्सचेंज हो रहा है, तो भाई मुझ में और तुम में एक प्रकार का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम मुझसे पढ़ रहे हो, एक्सचेंज ऑफ समथिंग है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। दो चीजों के बीच में कभी भी बॉन्ड या फोर्स तब एग्जिस्ट करेगा ना जब उनका आपस में कोई तालमेल हो, आपस में कोई लेन देन हो, आपस में किसी प्रकार का कोई एक्सचेंज हो। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कुछ एक्सचेंज होता है, वो क्लाउड एक्सचेंज होते हैं, और इन्हीं क्लाउड एक्सचेंज होने के कारण न्यूक्लियर फोर्सेस पिक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस पिक्चर में आ जाते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, देखो आप ये बोलोगे कि एक न्यूट्रॉन में क्या जोड़ूं कि एक प्रोटॉन आए, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल है, आपको यहाँ पे पाई पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा। एक न्यूट्रॉन में क्या जोड़ें कि न्यूट्रॉन आए, पाई न्यूट्रल जोड़ना पड़ेगा। एक प्रोटॉन में क्या जोड़ें कि न्यूट्रॉन आए, तो आप कहेंगे कि सर प्रोटॉन में जोड़ेंगे कुछ नेगेटिव तभी तो न्यूट्रल होगा, तो यहाँ पाई नेगेटिव आ जाएगा। और प्रोटॉन में क्या जोड़ें कि प्रोटॉन आए तो पाई न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ देखिए न्यूट्रॉन जब टूटा तो पॉजिटिव के साथ किस में टूटा होगा, नेगेटिव में टूटा होगा। न्यूट्रॉन जब टूटा तो न्यूट्रल के साथ किस में टूटा होगा, जीरो में। चार्ज कंजर्व करना है और न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी, कन्वर्जेंस में भी। प्रोटॉन जब टूटा है न्यूट्रॉन तो इसके साथ पाई पॉजिटिव होगा, और प्रोटॉन जब टूटा है प्रोटॉन तो इसके साथ पाई न्यूट्रल होगा। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इन 8 टाइप ऑफ रिएक्शंस के कारण, 4 कॉम्बिनेशन रिएक्शन और 4 डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण न्यूक्लियर फोर्सेस पिक्चर में आते हैं, ठीक है। और यही न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर, जो इन स्पाइट ऑफ ह्यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स फिर भी उन्हें बांधे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑलराइट, तो इनके बारे में हमको बात करनी है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टी पढ़ना हमारा अगला टारगेट है, हमारा अगला टारगेट है। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। इनमें से सवाल आते हैं यार, ठीक है, तो केयरफुल रहिएगा, बहुत सवाल आते हैं इसमें से। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, सबसे पहली प्रॉपर्टी सुनिए, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर। These are the strongest forces of nature. नेचर में पाए जाने वाले फोर्सेस में से ये स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। दैट इज, आप बोल सकते हो कि यदि आप टाइप ऑफ फोर्स लिखो, टाइप ऑफ फोर्स लिखो और यहां पे उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखो, टाइप ऑफ फोर्स के साथ उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखने का प्रयास करें,
तो देखिए आप क्या बोल सकते हैं टाइप ऑफ फोर्स के साथ उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखने का अगर प्रयास करें तो आप ये बोल सकते हैं कि यहां पर वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं यार ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर दी वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यार वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो रेडियो एक्टिविटी के दौरान भी पिक्चर में आते हैं। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है पिक्चर में आ जाती हैं। अब देखो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में अगर बात करें तो यार इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ 1 है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस 10 to the power 25, इट इज 10 to the power 36 एंड दिस इज 10 to the power 38। ऑलराइट, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं दीज आर दी वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर दी वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर, और जिनकी आप बात कर रहे हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, दीज आर दी, नाम से भी समझ में आ रहा है यार, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ऑलराइट, तो ये रही इनकी पहली प्रॉपर्टी, राइट। चलिए बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। अगली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, ये फोर्सेस जो होते हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। दीज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है यार? चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये चार्ज पे निर्भर नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि जितने स्ट्रेंथ से ये दो न्यूट्रॉन्स के बीच में लगेंगे उतने ही स्ट्रेंथ से दो प्रोटॉन के बीच में, और उतने ही स्ट्रेंथ से एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। वैसे भी यार ये बात मैटर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इस पल में प्रोटॉन है वो अगले ही पल में न्यूट्रॉन होगा, जो इस पल में न्यूट्रॉन है वो अगले ही पल में प्रोटॉन हो सकता है ना। सो दीज आर चार्ज इंडिपेंडेंट, दैट इज दे एक्ट with same strength, they act with same strength between a pair of proton, between a pair of protons, ठीक है, a pair of neutrons, a pair of neutrons and a proton and a neutron, and a proton and a neutron, ठीक है यार। So they act with the same strength between a pair of protons, a pair of neutrons and a proton and a neutron। वो pair of proton के बीच में, pair of neutrons के बीच में, और एक proton और एक neutron के बीच में same strength से लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए, न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए आप ऑर्डर बताइए और नेट फोर्स के लिए आप ऑर्डर बताइए, तो आप कहेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस का ऑर्डर तो यार ये है कि जो फोर्स एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा वही फोर्स एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, और वही फोर्स एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, ठीक है ना। यही बात आपने लिखी हुई है। लेकिन अगर आप नेट फोर्स के बारे में बात करें तो जो फोर्स एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है वही नेट फोर्स, उतना ही नेट फोर्स एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, मगर जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में नेट फोर्स लगेगा वो इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ड्यू टू, क्यों कम हो जाएगा यार? क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में माना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर अट्रैक्टिव लग रहे हैं, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी तो है। सो आप बोलेंगे ड्यू टू, ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार जिनको देखो हम नोट पॉइंट की फॉर्म में फील कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्हीं में से सवाल आए हुए हैं और इन्हीं में से सवाल वापस से आने की भी संभावना है। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक जिनको आप बोलते हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, उन रिपल्शन के फोर्सेस के कारण आप ऐसा देख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी यार, ठीक है। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, सेम स्ट्रेंथ से लगते हैं, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो ही सकता है यार अगले ही पल, ठीक है ना। नेट फोर्स का ये ऑर्डर रहेगा। और अगर बात करें हम आगे तो हम कहेंगे दीज आर चार्ज डिपेंडेंट फोर्सेस, दीज आर चार्ज
सॉरी स्पिन डिपेंडेंट फोर्सेस, चार्ज इंडिपेंडेंट है मगर स्पिन पे डिपेंड करते हैं, दीज आर स्पिन डिपेंडेंट फोर्सेस, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है वैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की भी स्पिन होती है, ठीक है। अगली बात करते हैं, दे शो सैचुरेशन प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी में देखोगे तो दो तीन चार ही प्रॉपर्टीज मिलेंगी, पर हम बहुत सारी समझने वाले हैं। दे शो सैचुरेशन प्रॉपर्टीज। सैचुरेशन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि ये सबसे कोई एक न्यूक्लियॉन जो है वो केवल अपने करीबी न्यूक्लियॉन से ही इंटरैक्ट करेगा। जो एक न्यूक्लियॉन है वो करीबी न्यूक्लियॉन से ही इंटरैक्ट करेगा, यानी अपने नियरेस्ट नेबर से ही इंटरैक्ट करेगा। मेरे पड़ोस में ये है, इससे इंटरैक्ट करूंगा, इसके बियॉन्ड जो है उससे मैं इंटरैक्ट नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मास होता तो इस मास से भी इंटरैक्ट करता और बियॉन्ड उसके जो मास है उस पर भी अपना इंटरैक्शन लगाता। अगर मैं चार्ज होता तो भी ये करता, है ना। अगर मैं मैग्नेट होता तो भी ये करता, लेकिन अगर मैं एक न्यूक्लियॉन हूं तो ये मैं नहीं करूंगा। So these properties show saturation, so they show saturation properties, that is a nucleon interacts only with its nearest neighbors। वो केवल और केवल अपने नियरेस्ट नेबर्स से इंटरैक्ट करता है, ओनली विद इट्स नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है जी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एंड एक खास प्रॉपर्टी और सॉरी आप ये बोल सकते हैं कि ये काफी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ठीक है। थोड़े से एक्सटेंड पे ही लगते हैं और इनका भी इनफैक्ट अगर मैं ग्राफ बना के आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो आप क्या बोलोगे। आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर, आर जो है वो फर्मी में है। किस में है यार? फर्मी में है। तो अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार से निकल कर आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 0.8 फर्मी पे ना मिनिमम आता है। 0.8 फर्मी पे क्या मिल रहा है अपने को? यू मिनिमम मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिल रही है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आप देख सकते हैं बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में ही है और अल्टीमेटली फाइनली डाई आउट हो जाएगी। तो यहां आप बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस जो है ना वो क्या होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है यार, न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग होते हैं। यहां के बाद, यहां से पहले यानी कि न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी अगर 0.8 फर्मी से और कम हो जाए, 0.8 फर्मी से और कम हो जाए तो उसके बाद वो अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल करने लगते हैं। अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी एक 0.8 फर्मी के डिस्टेंस से और कम हो जाए तो अट्रैक्ट करने की बजाय वो रिपेल करने लगते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इस तरफ को आप बोलोगे न्यूक्लियर फोर्सेस बिकम, इस तरफ को आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस आर रिपल्सिव। कैसे हो जाते हैं यार न्यूक्लियर फोर्सेस? रिपल्सिव हो जाते हैं, ठीक है ना, रिपल्सिव हो जाते हैं। तो मुझे लगता है बात अपने को ऐसे समझ में आ सकती है, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हो जाएंगे यार? रिपल्सिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये सारी प्रॉपर्टीज, इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है न्यूक्लियर फोर्सेस की जिनकी मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। भूलिएगा मत, आज रात को 9 बजे से 11 बजे तक रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ बातें करेंगे और उसके अलावा हम उन पे बेस्ड प्रॉब्लम भी करेंगे और फिर इसका फेज 2 कंप्लीट करेंगे। एज यू नो टुडे आई एम नॉट वेल, मैं कोशिश करूंगा इसका फेज 2 आज देने के लिए, अदरवाइज कल पॉजिटिवली हम इसका फेज 2 शेड्यूल कर लेंगे और उसके अलावा जो पीछे की पेंडेंसीज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है उन्हें भी सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो अभी के लिए इतना ही। जेई प्लैनेट का टेलीग्राम लिंक आपके सामने है यार, इस लिंक का यूज करके आप टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर सकते हो। वहां आपको पता है कि आपके सभी काम की चीजें मिलने वाली है।
प्लस और आइकॉनिक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देखिए प्लस के क्या बेनिफिट्स हैं, आइकॉनिक के क्या बेनिफिट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द फ्री लेक्चर्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम आवर साइड। अगर आप इन इंडिविजुअल बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो अवेल दैट। ये परचेजिंग वाला पार्ट है, लेकिन इसमें भी अगर आप हमारा फिजिक्स माया याद रखोगे तो उसमें भी आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। उस कोड के इस्तेमाल से वो बेनिफिट जो है वो बाकी लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। आस्क अ डाउट फीचर के बारे में आप जानते हैं कि आस्क अ डाउट फीचर से का यूज़ करके हम घर बैठे भी पढ़ाई करते टाइम अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके क्या स्टेप्स रहेंगे बेटा और क्या उनके डूज एंड डोंट्स है, ये सारी चीज़ें अटैच रहेगी डॉक्यूमेंट में, नोट्स के साथ आप इसको देख सकते हो और अब फीचर को यूज़ करना शुरू करो। अब तो आप फेमिलियर हो चुके हो, ठीक है ना। जो बैचेस हैं मार्च में ऑनगोइंग बैचेस हैं, उनकी डिटेल्स आपके सामने हैं, आप चाहे तो ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बैचेस के अलावा जो बिल्कुल फ्री टेस्ट है, बिल्कुल ही फ्री टेस्ट है आपके लिए, उन टेस्ट को आपको देना चाहिए। वैसे तो ये पुरानी डेट्स हैं, मगर इस तरीके के और डेट्स जो अपकमिंग वीक के टेस्ट हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। टेस्ट से आप थोड़ा सा फेमिलियर हो सकते हैं। और ये जो अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है यार। इस पर आपको ह्यूज स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती है, ठीक है ना। जो आप आइकॉनिक और प्लस के लिए पेड पार्ट अगर देख रहे हो तो क्यों ना अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट देकर देखा जाए, क्या पता ह्यूज स्कॉलरशिप भी अवेल हो, एंड आई एम श्योर ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। बस अच्छे से मेहनत करते रहना। यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, मेरा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये अच्छे वाले लेक्चर्स जो है परफेक्ट क्रैश कोर्स के, इसका लुत्फ उठा के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने सिलेक्शन को अश्योर कर पाएँ, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं।